Dunyadari is brought to you by American Pistachio. एक आदमी अदालत में खड़ा है, उसका गुनाह है लाखों लोगों का कत्ल करवाना, 12-12 साल की मासूम बच्चियों से बलात्कार करवाना। उस आदमी को सजा होती है और वो बेशर्मी से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने देश के लिए ये किया है। उस आदमी को बुचर ऑफ बोस्निया कहा जाता है। आज उसकी कहानी आपको सुनाएंगे, साथ में बताएंगे कि अमेरिका और रूस के बीच सैन्य झड़प कहां पर हुई। एक देश जो कोविड से लगभग जीत गया था, वहाँ के खराब हाल बताएंगे। आखिरी में आपको बताएंगे एक ऐसे विस्फोट के बारे में जो एटम बम से भी 10,000 गुना तेज था और उसका दुनिया पर असर, पूरी दुनिया पर असर 5 साल तक रहा। आखिरी में आपको एक मार्मिक कविता सुनवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। शुरुआत करते हैं एक क्रूर आर्मी अफसर की कहानी से। इस अफसर को एक खास धर्म के लोगों से नफरत थी। इस नफरत में उसने 18,000 से ज़्यादा लोगों का सीधे कत्ल करवाया। और कत्ल भी कैसे? मिठाई का लालच देकर बच्चों को एक जगह जमा करना, फिर अपने सैनिकों से कहकर उन्हें मशीन गन से भून देना। इन नृशंस हत्याओं के कारण दुनिया ने उसे कसाई कहा। पर कसाई का एक सॉफ्ट साइड था। उसकी जान बसती थी अपनी बेटी में, लेकिन उस बेटी ने अपने पिता की क्रूरता से आहत होकर खुद को गोली मार ली। कहाँ है ये हत्यारा? क्या उसे अपने किए की सजा मिली? आज के एपिसोड में विस्तार से जानेंगे बड़ी खबर में। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक देश है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ज़्यादातर लोग मेरी तरह इसे केवल बोस्निया कहकर पुकारते हैं। एक ज़माने में ये देश यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद यूरोप में कई देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गए। इनमें से एक यूगोस्लाविया भी था। इसके अलग अलग हिस्से खुद को आज़ाद करने की मांग करने लगे। आज़ादी की ये ख्वाहिश बोस्निया में भी जगी, लेकिन आज़ादी की लहर से पहले यहाँ पर नस्लीय नफरत और हिंसा की लहर भड़क उठी। क्यों? बोस्निया में 3 प्रमुख समुदाय थे जो बसे थे: क्रोआट, मुस्लिम और सर्ब। इसमें से क्रोआट और मुस्लिम आज़ाद होना चाहते थे, जबकि सर्ब इसके विरोध में थे। मार्च 1992 में यहाँ आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ, जनमत लिया गया। इसमें आज़ादी वाले धड़े को जीत मिली। इसी रेफरेंडम के आधार पर क्रोआट और मुस्लिम समुदाय ने मई 1992 में यूगोस्लाविया से अलग होने की घोषणा कर दी। सर्ब समुदाय से नाराज हो गया और उसने कहा कि अब हमारी बसाहट वाला इलाका भी सर्ब रिपब्लिक के नाम से अलग देश कहलाएगा। इसके बाद बोस्निया में गृह युद्ध शुरू हो गया और हिंसा भी। ये जो मैंने आपसे 3 समुदायों का जिक्र किया, इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन थे? सर्ब। और उनकी ताकत का राज था पड़ोसी देश सर्बिया। नाम से आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। सर्बिया में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, उनकी आबादी थी। तो जब बगल के बोस्निया में सर्ब लोगों ने सिविल वॉर छेड़ा, तो सर्बिया ने अपने सर्ब समुदाय की खूब मदद की और इसके चलते सर्ब उनका इस लड़ाई में पलड़ा भारी हो गया। ये हिंसा हो रही थी बोस्निया में। बाकी दुनिया क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी? नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना का ध्यान सर्ब द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने पर नहीं था, मानवीय सहायता पर ज्यादा था। ऐसे में बोस्निया के भीतर नस्लीय सफाया नहीं रुका। इस कड़ी में आया जुलाई 1995 का महीना। इस महीने में क्या हुआ? बोस्निया की पूर्वी सीमा पर स्रेब्रेनिका नाम का एक छोटा सा गांव है। बोस्निया के बाकी इलाकों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में वो उन इलाकों से भागकर इस गांव में पहुंच रहे थे। इस गांव में मुस्लिमों की मौजूदगी थी बड़ी तादाद में, तो उन्हें लगा कि सुरक्षित रहेंगे और इसी वजह से ये स्रेब्रेनिका गांव सर्ब्स के निशाने पर भी था। ऐसे में यहाँ छिपे मुस्लिम शरणार्थियों की मदद की बोस्निया के यूएन कमांडर फिलिप मोरिलोन ने। उन्होंने 1993 में ही कह दिया कि स्रेब्रेनिका और इसके शरणार्थी हमारी सुरक्षा में है।
अप्रैल 1993 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी स्रेब्रेनिका और इसके आसपास के 30 स्क्वायर मील के इलाके को सेफ एरिया बनाने का ऐलान कर दिया। यूएन का जब ये आश्वासन आ गया तो बोस्निया के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान जान बचाकर स्रेब्रेनिका पहुंचने लगे। लेकिन यूएन की कथनी और करनी में अंतर था। वो हिंसा कर रहे सर्ब्स को रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और यूएन की इस कमजोरी का फायदा उठाया सर्ब फौज ने। आपको ध्यान है, कुछ देर पहले मैंने आपसे जुलाई 1995 का जिक्र किया था, वो इसी घटना का जिक्र था। 6 जुलाई 1995 को सर्ब्स की फौज ने स्रेब्रेनिका को चारों तरफ से घेर लिया। इस आर्मी का लीडर था वही अफसर जिसकी क्रूरता का जिक्र मैंने शुरुआत में किया। इस अफसर का नाम था राटको म्लादिच। इस राटको म्लादिच की निगरानी में सर्ब आर्मी ने स्रेब्रेनिका में एक भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। और अभी तो मैं कह रहा था कि यूएन ने सुरक्षा दी। दरअसल 6 जुलाई 1995 आते आते राटको म्लादिच के नेतृत्व में सर्ब आर्मी स्रेब्रेनिका के आसपास एक घेरा बनाने में कामयाब रहती है। स्रेब्रेनिका की सुरक्षा कर रहा था यूएन। उसकी हिफाजत का जिम्मा किसके पास था? यूएन की अपनी तो कोई सेना है नहीं, अलग अलग देशों की सेना उनके साथ होती है। इस गांव की हिफाजत कर रही थी नेदरलैंड की एक बटालियन। उन्होंने सर्ब सेना की घेराबंदी से निपटने के लिए यूएन हेडक्वार्टर को मैसेज किया, मदद मांगी, लेकिन यूएन हेडक्वार्टर ने मदद नहीं की। ये सब 6 जुलाई को हुआ। 9 जुलाई आते आते सर्ब सेना का हमला तेज हो गया। उन्होंने नेदरलैंड की आर्मी की शुरुआती पोस्ट पर हमला किया और कुछ वहां के सैनिकों को बंधक बना लिया। यानी कि यूएन के परचम तले लड़ रहे नेदरलैंड यानी कि डच लोगों को बंधक बना लिया, सिपाहियों को। यूएन को फिर संदेश भेजा गया। यूएन ने आनाकानी की थी, लेकिन अब की बार अपने विमान भेज दिए स्रेब्रेनिका। लेकिन उन विमानों के पहुंचने के पहले ही सर्ब आर्मी ने फायरिंग बंद कर दी और ऐसे में डच सेना ने भी जवाबी कार्रवाई टाल दी कि बात और न भड़के। सर्ब आर्मी ने हमला रोका था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ऐसे में स्रेब्रेनिका के शरणार्थी डरे हुए थे, लेकिन डच सेना ने, यूएन की सेना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर 11 जुलाई की सुबह तक सर्ब आर्मी पीछे नहीं हटी तो नाटो की फौज कार्रवाई शुरू कर देगी, हवाई हमला शुरू कर देगी। 11 जुलाई की तारीख आ गई, सर्ब सेना अभी भी पीछे नहीं हटी, तो नाटो के विमानों को हमला शुरू कर देना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। सुबह 9 बजे तक डच कमांडर ने इंतजार किया, फिर यूएन हेडक्वार्टर फोन किया और जानते हैं क्या जवाब मिला? आपने हवाई मदद के लिए जो फॉर्म भरकर भेजा था उसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक थी, दोबारा फॉर्म भरकर भेजिए, तब मदद मिलेगी। ये था यूएन की लापरवाही का आलम। डच कमांडर ने मरता क्या ना करता नया फॉर्म भरकर भेजा। इसके बाद 11 जुलाई की दोपहर को डच सेना के लिए हवाई मदद पहुंची। इन विमानों ने स्रेब्रेनिका के आसपास घेरा डालकर बैठी सर्ब सेना पर 2 बम गिराए। बदले में सर्ब सेना ने क्या किया? धमकी दी कि और बम गिराए तो जो डच सैनिक हमने बंधक बना रखे हैं उनको मार डालेंगे। धमकी के आगे डच सेना थम गई। यूएन के बम बरसाना बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ? डच सेना ने अपने बंधक साथियों को छुड़ाने के लिए राटको म्लादिच के साथ एक समझौता किया। राटको ने कहा कि इस शरणार्थी कैंप में हमारे कई अपराधी बंद हैं, हमें उनसे पूछताछ करनी है। डच सेना ने यह भोला तर्क मान लिया और स्रेब्रेनिका में मौजूद मुस्लिम शरणार्थियों को सर्ब आर्मी के हवाले कर दिया। एक अरेंजमेंट हुआ जिसके तहत 12 जुलाई की सुबह से राटको म्लादिच के नेतृत्व में सर्ब आर्मी के सैनिक वहां पहुंचने लगे। उसके बाद वो कैंप में 12 साल से 77 साल की उम्र के मुस्लिम शरणार्थियों को छांटते, अलग करते, फिर उन्हें पूछताछ के बहाने बसों और ट्रकों में भरकर ले जाते। ये वापस कभी नहीं आते। सिलसिला 5 दिन चला। इन 5 दिनों में सर्ब आर्मी ने लगभग 8000 पुरुषों और बच्चों की हत्या कर दी। 10-10 के ग्रुप में इन्हें बांटा जाता, फिर मशीन गन से भूना जाता, फिर बुलडोजर के सहारे इन्हें सामूहिक कब्रों में दबा दिया जाता। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद यूरोप ने इस स्तर का हत्याकांड कभी नहीं देखा था। स्रेब्रेनिका का ये नरसंहार बोस्नियन सिविल वॉर का आखिरी पन्ना साबित हुआ। 1995 के आखिरी में सिविल वॉर रुक गया। देश के 2 बराबर हिस्से हुए, एक हिस्सा क्रोआट और मुस्लिमों को दिया गया, दूसरा सर्ब को। इस शांति समझौते के बाद दुनिया का फोकस शिफ्ट हुआ स्रेब्रेनिका नरसंहार पर। यूएन ने बोस्नियन सिविल वॉर के समय हुई हिंसा पर सुनवाई के लिए एक वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल बनाया और इसी के तहत राटको म्लादिच पर 2 नरसंहारों में भूमिका के आरोप तय किए गए। इनमें से एक था स्रेब्रेनिका और दूसरा था साराजेवो शहर। यहाँ पर 44 महीने तक घेराबंदी चली और यहाँ भी हजारों हत्याएं हुई। आरोप तय हो गए। अब राटको पर केस चलना था, लेकिन उसके लिए उसका पकड़ा जाना जरूरी था
पर राटको हाथ नहीं आ रहा था। 16 साल तक हाथ नहीं आया। 26 मई 2011 को उसकी लुका छिपी खत्म हुई, वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के 1 साल बाद यानी कि 2012 में राटको के खिलाफ केस शुरू हुआ। तब तक उसकी उम्र हो गई थी 70 साल। वो बहुत बीमार भी था। अदालत चाहती थी कि सजा सुनाई जाने से पहले राटको मर ना जाए, इसलिए केस में तेजी दिखाई गई, सुनवाई तेजी से की गई। 2017 में इस तमाम तेजी के बावजूद 5 साल लगे, 12 से 17 हो गया। 2017 में कोर्ट ने स्रेब्रेनिका नरसंहार का उसे दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में करीब 591 चश्मदीदों ने गवाही दी। 10,000 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए और कोर्ट ने जब फैसला दिया उम्र कैद का तो 2,500 पन्नों का आदेश लिखा। इसमें बताया गया कि राटको का अपराध केवल हजारों निर्दोषों की हत्या नहीं था, उसने 12 साल की बच्चियों से बार बार बलात्कार करवाया, कैदियों को एक दूसरे का रेप करने पर मजबूर किया। अदालत के मुताबिक राटको का अपराध मानव इतिहास के सबसे नृशंस अपराधों की श्रेणी में आता है। आप कहेंगे सजा मिले 3 साल हो गए, फिर आज इसका जिक्र क्यों? इसलिए कि अभी इस केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। हुआ ये कि राटको ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई हुई 25 और 26 अगस्त को इस साल, यानी कि कल और परसों के दिन। सुनवाई के आखिरी दिन यानी कि 26 अगस्त को यूएन कोर्ट ने राटको को अपनी सफाई पेश करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। इस दौरान राटको ने एक बार भी अपने किए पर पछतावा नहीं दिखाया, उल्टा वो अदालत का अपमान करता रहा। बोला कि अदालत पक्षपाती है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एग्जैक्टली उसका स्टेटमेंट क्या था? मैं कोई संत नहीं हूँ। युद्ध के दौरान किस्मत ने मुझे ऐसी भूमिका सौंपी कि अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अपने बचाव में मैं बस इतना कहूँगा कि मेरा वक्त आ रहा है, मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे समुदाय के लोग जिंदा रहेंगे मैं जिंदा रहूँगा। तुमने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब नाले में बह गए हैं। राटको की अपील पर अदालत 2021 में अपना फैसला सुनाएगी। अगर अपील मान ली जाती है तो वो रिहा होगा, वरना अपनी बची कुची जिंदगी अभी की तरह जेल में बिताएगा। ये था बोस्नियन सिविल वॉर का एक अध्याय। आप जानते हैं इस वॉर में कितने लोग मारे गए? 1 लाख से ज़्यादा। इतनी बर्बादी के बाद भी बोस्निया के सर्बों का एक धड़ा है जो आज भी राटको जैसे लोगों को अपना हीरो मानता है और बाकी दुनिया वो राटको को कहती है बुचर ऑफ बोस्निया। उसकी क्रूरताएं आज भी पीड़ितों को डराती हैं। अब यूएन कोर्ट के पास ये पक्ष है, ये फैसला करना है कि उसे इस वहशी इंसान से कोई सहानुभूति दिखानी है या नहीं। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहाँ मार्च 2019 में मस्जिद में शूटिंग हुई थी क्राइस्टचर्च शहर में। इस मामले में अब फैसला आ गया है। 51 नागरिकों की जान लेने वाले आतंकवादी ब्रेंटन टैरेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आप कहेंगे उम्र कैद क्यों? जब इतनों को मारा तो फांसी होनी चाहिए। दरअसल न्यूजीलैंड में फांसी की सजा नहीं है, उम्र कैद ही अधिकतम सजा है। लेकिन इनको इतने लंबे समय की उम्र कैद दी गई है ताकि ये जेल से बाहर ना आ पाए। ये भी तय किया गया कि ब्रेंटन को कभी पैरोल नहीं मिलेगा, मतलब जीते जी वो बाहर नहीं आएंगे किसी भी ग्राउंड पर। ऐसे में ये सज़ा वहाँ की अब तक की सबसे सख्त सज़ा बताई जा रही है। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। 26 अगस्त को यहाँ रूस और अमेरिका सेना, इनकी जो पेट्रोलिंग टीम है उनमें आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए। रूस के एक सरकारी चैनल ने घटना का वीडियो जारी किया। इसमें रूस की एक सैन्य गाड़ी को अमेरिका की गाड़ी से भिड़ते हुए दिखाया गया है। रूस में चुनाव कैसे ही होते हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये मसला कितना बड़ा मसला बनता है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ जो साउथ कोरिया से जुड़ी है। साउथ कोरिया कोरोना के मामले में सबसे सफल देशों में से एक था, लेकिन अब वहाँ पर तेजी से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ 441 नए केस सामने आए। 7 मार्च के बाद एक दिन के भीतर ये सबसे तेज वृद्धि है। चिंता की बात यह है कि 441 मामलों में से 434 मामले लोकल ट्रांसमिशन के हैं। आप चाहें तो भारत के आंकड़ों से इनकी तुलना कर सकते हैं, चाहें तो इतने ही आंकड़े पर पूरे देश की चिंता से तुलना कर सकते हैं। ये सुर्खियां थी। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। तारीख जिसमें हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। आज 27 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है एक भयानक प्राकृतिक आपदा से। बात 137 साल पुरानी है, इंडोनेशिया की है। यहाँ पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से ही एक था क्रैकाटोवा। ये ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा के बीच स्थित सुंडा स्ट्रेट में पड़ता है। करीब 200 सालों से यह शांत था, लेकिन मई 1883 में आकर इसमें हलचल शुरू हो गई। अगस्त 1883 आते आते ज्वालामुखी की सक्रियता और बढ़ गई। इसके चलते भूकंप आने लगा, समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी।
ज्वालामुखी से निकल रहा धुआं मीलों दूर के इलाके में फैल गया, लेकिन लोग पर्याप्त सचेत नहीं हुए। ऐसे में 26 अगस्त की दोपहर एक भयानक विस्फोट हुआ और 27 अगस्त की सुबह तक 4 और धमाके। इन धमाकों की गूंज 4,500 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था, यह धमाका उससे 10,000 गुना ज्यादा तेज था। यह ज्वालामुखी का विस्फोट था। इस विस्फोट से जो राख निकली वो लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली। इस धमाके के चलते समंदर में 120 फीट ऊंची लहरें उठी। इसकी चपेट में आकर 165 तटीय गांव बर्बाद हो गए। 36,000 लोग मारे गए। इस ज्वालामुखी से निकली राख के चलते 442 किलोमीटर के इलाके में अंधेरा छा गया। 2.5 दिनों तक इन इलाकों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी। हादसे का असर इतना नहीं था, ज्वालामुखी से निकली गैस के गुबार ने दुनिया के आसमान में एक परत बना दी। इसकी वजह से अगले 5 साल तक दुनिया का तापमान 1.2 डिग्री तक नीचे रहा। इतना खौफनाक था ये था तारीख सेक्शन। आखिरी में विश्व कविता सेक्शन। आज सुनिए फिलिस्तीन के कवि महमूद दरवेश की कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है मेरे प्रिय कवि और अनुवादक गीत चतुर्वेदी ने। आप कविता सुनिए, हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जब मिट्टी थे मेरे शब्द, मेरी दोस्ती थी गेहूं की बालियों से। जब क्रोध थे मेरे शब्द, जंजीरों से दोस्ती थी मेरी। जब पत्थर थे मेरे शब्द, मैं लहरों का दोस्त हुआ। जब विद्रोही हुए मेरे शब्द, भूचालों से दोस्ती हुई मेरी। जब कड़वे सेब बने मेरे शब्द, मैं आशावादियों का दोस्त हुआ। पर जब शहद बन गए मेरे शब्द, मक्खियों ने मेरे होंठ घेर लिए। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।